कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हो भाई? जल्दी बताओ, लाइव आ जाओ, फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नमस्ते भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी पढ़ाई चल रही है? आज मुझे बताओ, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ जी, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कितने घंटे पढ़ते हो दिन में? आज इस पे बात करते हैं 2 मिनट, फिर अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे। क्लास तो हमेशा चलती रहती है। पहले मुझे ये बताओ कि क्या पढ़ रहे हो, एक दिन में कितने घंटे पढ़ते हो, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये बताओ मुझे। ईमानदारी से बताओ, एक दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हो, कितने मॉक टेस्ट लगा रहे हो? हाँ, बहुत बढ़िया मैम, ठीक है। पढ़ाई बेकार चल रही है, क्यों भाई? हाँ, कौन है ये पढ़ाई बेकार चल रही है? हाँ जी, कौन है जो ये कह रहा है पढ़ाई बेकार चल रही है? हाँ बेटा, आज आपको शाम को केमिस्ट्री क्लास होगी 7 से 8 बिल्कुल होगी। हाँ, मैं एक दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ता हूँ। एक कह रहा है 10 घंटे पर डे, ठीक है। एक कह रहा है 7 घंटे, 8 से 10 घंटे, 5 घंटे, 11 घंटे, 6 घंटे, 3 घंटे, एक कह रहा है 1 घंटा। 1 घंटे मेरी क्लास लाइव लेते होंगे तो, है ना? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रीजनिंग सब पढ़ रहे हैं मैम, बहुत बढ़िया। बेटा मॉक टेस्ट लगाते रहना साथ साथ, ठीक है ना? साथ साथ मॉक टेस्ट लगाते रहो, जिससे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। डेली 1 से 2 मॉक टेस्ट तो लगाते ही लगाते रहना है। पता है मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है? आपको पता लगता है एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस पूछता है और आपको कैसे क्वेश्चंस आपको टैकल करने हैं, कितने टाइम में कर पा रहे हो, आपकी एक्यूरेसी क्या है, इस टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं बेटा कि हम एग्जाम में आते आते 7-8 क्वेश्चन छूट गए, तो वो होता है उनकी प्रैक्टिस कम होने के कारण। इसलिए साथ में प्रैक्टिस भी करते रहना है बेटा, ठीक है? चलो आ जाओ। हम ज्यादा पानी पीने से क्या होता है बेटा? ज्यादा बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं तो थोड़ा बहुत किडनी पे प्रेशर पड़ने लग जाता है। बाकी ज्यादा पानी कितना ज्यादा पी लेते हो तुम? ऊँट थोड़ी है हम सब लोग ज्यादा पानी पी लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे कल की क्लास में क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट 3 प्रकार का होता है ना? सॉरी, क्लोरोप्लास्ट 3 प्रकार का होता है। क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा था कल, प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ने कैसा कलर दिया था बेटा? आपको याद होगा, क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है, हरा कलर देता है। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा था, हरे रंग को छोड़कर बाकी जितने भी सारे कलर होते हैं पेड़ पौधों के अंदर, वो किसकी वजह से होते हैं? वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। क्यों? क्योंकि क्रोमोप्लास्ट के पास अलग अलग कलर के लिए अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि कल की क्लास में लाल कलर के लिए कौन सा होता है ना? ऐसे मैंने पढ़ाया था पीले कलर के लिए कौन सा होता है पिगमेंट, ऐसे आपको पता होगा। अब तीसरा जो आपका प्लास्टिड था, जहां पर हमने कल की क्लास छोड़ी थी, वो था ल्यूकोप्लास्ट। यही था, यही पर हमने कल की क्लास छोड़ी थी, तो लिखेंगे हम नंबर 3 पे ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट याद है ना? हम कल क्या पढ़े थे? हमने पढ़ा था प्लांट सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, लवक होते हैं। ये लवक पेड़ पौधों के अंदर अलग अलग कलर रंग देने का काम करते हैं। हम लोगों में प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट नाम की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है। एनिमल सेल्स में ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है ना? तो ये किसमें होते हैं बेटा? ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। तो क्लोरो क्रोमो कल पढ़ लिया था, अब हमें पढ़ना है ल्यूकोप्लास्ट। बच्चों प्लांट के अंदर जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हमेशा स्टोरेज का। स्टोरेज का मतलब होता है भंडारण। प्लांट के अंदर जब भी कोई चीज ज्यादा बन जाती है, तो वो कौन से प्रकार के प्लास्टिड में जाकर स्टोर हो जाती है? वो ल्यूकोप्लास्ट में जाकर स्टोर हो जाती है। ये आपको याद रखना है। एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि पेड़ पौधों के वो कौन से प्लास्टिड से कौन से लवक हैं जिनके अंदर कोई भी चीज जब ज्यादा होती है वो स्टोर हो जाती है, भंडारित हो जाती है, तो वो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं बच्चा। ये ल्यूकोप्लास्ट सबसे ज्यादा पेड़ पौधों के कौन से हिस्से में पाए जाते हैं? उनकी रूट्स में, उनकी जड़ों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कल मैंने पढ़ाया था क्लोरोप्लास्ट ज्यादा कहां होता है, उसके बाद मैंने पढ़ाया था क्रोमोप्लास्ट ज्यादा कहां होता है। ऐसे आपसे पूछेगा कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो वो पेड़ पौधों की जड़ों में, जो उनकी रूट्स होती है उनके अंदर ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं। तीनों के नाम, तीनों के काम आपको याद होने चाहिए। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चा? नंबर 1 पे आता है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट, तो एग्जाम में पूछे अमाइलोप्लास्ट किसका टाइप है, तो आप क्या करके आओगे बेटा? अमाइलोप्लास्ट जो होता है वो एक प्रकार का ल्यूकोप्लास्ट होता है। दूसरा आप करोगे बेटा एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट सेम नाम हिंदी में अलग नाम नहीं बनेंगे, एल्यूरोप्लास्ट। और 3 नंबर पे जो बनता है बच्चा उसको बोलते हैं हम इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं बच्चा? हमारे प्लांट्स की सेल्स के अंदर। देखो सेल्स पढ़ रहे हैं हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? सेल यानी कोशिका। तो ये सब कहां होते हैं? प्लांट की सेल के अंदर। तो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं, जड़ों के अंदर जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर ल्यूकोप्लास्ट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और ये ल्यूकोप्लास्ट हमेशा और हमेशा क्या करते हैं बेटा? स्टोरेज का काम करते हैं। स्टोरेज का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज ज्यादा बन जाती है तो उसको स्टोर कर लेते हैं प्लांट्स फ्यूचर के लिए। तो बच्चों एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है अमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करता है? तो बच्चों आपको लिखना है जब भी पेड़ पौधों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा हो जाती हैं, शर्कराएं ज्यादा हो जाती हैं, प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। और कल की क्लास में पढ़ाया था ना कि फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स तो ग्लूकोज बनाते हैं। तो मान लो किसी प्लांट के अंदर ग्लूकोज ज्यादा बन गया, ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, शर्करा होता है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे उस एक्सेस अमाउंट वाली कार्बोहाइड्रेट को, उस ग्लूकोज को कहां पे स्टोर कर लेंगे? अपने अमाइलोप्लास्ट में। अमाइलोप्लास्ट क्या है? एक प्रकार का ल्यूकोप्लास्ट है। ठीक है, सही बच्चों, जब प्लांट्स के पास प्रोटीन या अमीनो एसिड, क्या जब पेड़ पौधों के पास प्रोटीन ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो गई, तो प्रोटीन जाके कहां स्टोर होता है? एल्यूरोप्लास्ट में जाके स्टोर हो जाता है, राइट? अब मुझे बताओ प्रोटीन किससे बने होते हैं? मैंने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो एसिड होती है, अमीनो अम्ल होती है। तो एग्जामिनर पूछ ले प्लांट की सेल्स के पास अगर प्रोटीन या अमीनो एसिड ज्यादा हो जाता है तो वो कहां पे जाके स्टोर हो जाता है? वो एल्यूरोप्लास्ट में जाके स्टोर हो जाता है। और अगर पेड़ पौधों के पास क्या ज्यादा हो जाए बेटा? ऑयल। ऑयल का मतलब होता है तेल। तेल ज्यादा हो जाए, या पेड़ पौधों के पास फैट जिसको हम लिपिड्स भी कहते हैं, ये ज्यादा हो जाती है, तो वो इलियोप्लास्ट में जाके स्टोर हो जाती है। मैं बिहार पुलिस में एक क्वेश्चन आया था, आते हैं बेटा साइंस सारे को इस धरती पर जितने भी सरकारी नौकरी के लिए पेपर होते हैं ना, जिसमें साइंस आती है ना बेटा, बिहार पुलिस को अच्छी खासी साइंस आती है बच्चों, वहां सब में काम आती है मेरे द्वारा पढ़ाई गई साइंस, याद रखना, ठीक है? एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कौन से ल्यूकोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होती है, कौन से ल्यूकोप्लास्ट में प्रोटीन या अमीनो अम्ल स्टोर हो जाते हैं, और कौन से ल्यूकोप्लास्ट में प्लांट अपना ऑयल या फैट, तेल या वसा को स्टोर कर लेता है? आपको तीनों के नाम याद होने चाहिए। कल तीनों के नाम याद? यस मैम। तो इसी के साथ हमारे प्लास्टिड्स कंप्लीट हो गए हैं। 3 प्रकार के होते हैं क्लोरो क्रोमो ल्यूकोप्लास्ट। तीनों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, तीनों के काम आपके याद होने चाहिए आपको। चले हम अगले सेल ऑर्गेनेली पे, अगले कोशिकांग पे चले। जी हां मैम। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चा वैक्यूल। अगला आता है, अगर आप नंबरिंग कर रहे हो तो जितने भी नंबरिंग है आप लगा लीजिएगा। वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को हिंदी में या तो कहते हैं रिक्तिका, बेटा रिक्त स्थान की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि कोई खाली पड़ी हुई जगह है सेल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल। या इसी का दूसरा नाम होता है रसधानी। धानी का मतलब होता है बैग, वो बैग जो रसों से भरा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वैक्यूल कहते हैं। तो लिखिए जरा वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल क्या होता है बेटा? किसी भी सेल का एम्प्टी स्पेस होता है। एम्प्टी का मतलब क्या होता है बेटा? खाली पड़ी हुई जगह होती है बेटा, खाली जगह है सेल के अंदर, एक खाली जगह पड़ी होती है, उसी को आप वैक्यूल कहते हो, उसी को आप रिक्तिका कहते हो। इस वैक्यूल को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था? इट इज ऑब्जर्व्ड बाय, ये देखा किसके द्वारा गया था? सबसे पहले किसने देखा था कि भैया ऐसे सेल के अंदर खाली जगह पड़ी है? तो वो साइंटिस्ट है जिनका नाम है स्प्लेंजिनी। जिनका नाम है स्प्लेंजिनी। वैज्ञानिक का नाम तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम होता है, तो ऐसे लिख लो। फिर इस वैक्यूल की डिस्कवरी के लिए कौन से साइंटिस्ट? बेटा एक इकलौता चैप्टर है जिसमें आपको इतने सारे वैज्ञानिकों के नाम लिखवाए हैं, बाकी कहीं नहीं आते हैं। इसकी खोज के लिए 2 साइंटिस्ट हैं। नंबर 1 पे आता है डुजार्डिन, और साथ में लगाना है आपको गार्नियर। गार्नियर एक शैम्पू आता है ना, अगर आपने सुना हो तो, वैसे ही नाम है बेटा इनका। तो डुजार्डिन और गार्नियर 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसकी खोज की थी, इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आपको जानना है कि ये वैक्यूल्स होते हैं, ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। लेकिन ना प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसी कोई स्ट्रक्चर ये नहीं होती है, एब्सेंट होती है, जबकि बच्चों यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में ये पाए जाते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल में अमीबा में एक अलग टाइप का वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वो आपको अलग पढ़ाएंगे जब हम अमीबा के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है? वो छोड़ो यहाँ पे पॉइंट। यूकैरियोटिक सेल में ये हमेशा प्रेजेंट होते हैं। अब बच्चों हमारे बॉडी में प्लांट में कौन सी सेल्स होती है? यूकैरियोटिक होती है ना?
तो आप सुनो जरा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। क्या कि बच्चा प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज बड़ा होता है। अगर आप किसी पेड़ पौधे की सेल को उठाओगे, पादप कोशिका को अगर आपने उठा के माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो उसमें आपको वैक्यूल लार्जर मिलेगा। लार्जर का मतलब है उसका आकार बड़ा मिलेगा। जबकि बच्चों एनिमल सेल में, हमारी सेल में वैक्यूल होता है, लेकिन उसका साइज क्या होता है? स्मॉलर होता है, वो छोटा होता है। तो आज हमने प्लांट और एनिमल सेल में एक डिफरेंस पढ़ लिया बेटा। क्या डिफरेंस पढ़ा? क्या डिफरेंस पड़ा? आप बताओ। आपने पढ़ा कि प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज छोटा होता है। अब मैं आपको बता देती हूं, क्या फोटो दिखाती हूं, है ना? चित्र दिखाओ, मैं आप समझेंगे। आइए आपको चित्र दिखाते हैं इस वैक्यूल का। ये देखो बच्चों, ये प्लांट की सेल है, आपको हरी कलर की दिख रही है। इसमें ये देखो कितना बड़ा सा वैक्यूल है। ये प्लांट सेल का न्यूक्लियस किनारों में चला गया, क्योंकि वैक्यूल का साइज बड़ा होता है बेटा ऐसे। तो इसी को कहते हैं वैक्यूल, इसी को कहते हैं रिक्त स्थान। अभी ये खाली पड़ा है, ठीक है? फिर इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? तो ध्यान से सुनो बच्चों। मान लो कभी सेल के अंदर इमरजेंसी कंडीशन लग गई, है ना? बाहर से खाना, पानी, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स नहीं आ रहे हैं, तो सेल क्या करती है? अपनी इमरजेंसी कंडीशन के लिए इसके अंदर पानी, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड यहाँ पे स्टोर कर लेती है बेटा। जैसे मैंने कहा प्लांट सेल में बड़ा होता है, क्यों होता है उसके पीछे का कारण बताती हूं आपको। आप जानते हैं पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होता है? सनलाइट। और आपने देखा होगा सर्दियों में 7-7 8-8 दिन के लिए क्या नहीं सनलाइट आती नहीं है, तो फिर पेड़ पौधे खाने बना पाएंगे? तो पेड़ पौधे क्या करते हैं बच्चा? पेड़ पौधे अपना पहले से ही ग्लूकोज, पानी ये सब स्टोर कर लेते हैं, और जिस जगह स्टोर करते हैं उस जगह को हम वैक्यूल कहते हैं। इसीलिए इसका नाम हिंदी में रसधानी पड़ गया है बेटा। वो धानी जो रसों से भरी हुई है। तो आपको याद रखना है कि ये वैक्यूल पहले खाली पड़ा होता है, लेकिन जैसे ही सेल को लगता है कि भाई कोई इमरजेंसी कंडीशन लगने वाली है, कोई आपातकालीन स्थिति लग सकती है, बाहर से पानी वानी नहीं आ रहा है, तो सेल अपनी इमरजेंसी कंडीशन के लिए इसके अंदर रसों से भर देता है इसको। अब रस का मतलब जूस नहीं आता, रस का मतलब होता है बेटा इसके अंदर पानी, इसके अंदर विटामिन, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड, ये सब स्टोर कर लेता है। ऐसे ऐसे स्टोर कर लेता है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में? तो आप लिखिए जरा, क्या लिखेंगे? इसका काम क्या होता है वैक्यूल का? तो वैक्यूल क्या करता है? बहुत सारी चीजों को स्टोर कर लेता है बेटा। स्टोर का मतलब होता है संग्रहण। किसके लिए? जब कभी सेल के अंदर कोई भी किसी प्रकार की क्या लग जाती है, इमरजेंसी कंडीशन, तो आपको लिखना है ये किस किसका स्टोरेशन करता है, ये किस किसका संग्रहण करता है। स्टोरेशन किसके अंदर क्या क्या भर जाता है इस रिक्त स्थान के अंदर? तो ये भर लेता है बेटा, एक तो जल, वाटर, पानी भर लेता है। साथ में आपको लिखना है प्लस विटामिन, जो भी विटामिन की जरूरत होती है प्लांट को, तो प्लांट सेल में, एनिमल को एनिमल सेल में, लास्ट में लिखो अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल को स्टोर कर लेगा। साथ में लिखना है आपको कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजों को स्टोर कर लेता है बेटा। शर्करा, अमीनो अम्ल, विटामिन और पानी, और बाद में ये खाली जगह भर जाती है बेटा किससे? रसों से। और वो रस क्या क्या है? वो रस पानी में विटामिन, अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ होते हैं, सब कुछ होते हैं। ठीक है, इस वैक्यूल का दूसरा नाम क्या रखा गया है? इसे कहा जाता है पॉकेट ऑफ सेल। आपकी जेब है बच्चा, अभी तो वो खाली होगी जेब, है ना? और जब आपकी नौकरी लग जाएगी, आपकी तनख्वाह आएगी, तो आपकी जेब पैसे से भर जाएगी। ठीक ऐसे ही ये अभी पड़ी है, ठीक है? ये अभी खाली पड़ी है, ये थैली, है ना? एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी कंडीशन लगेगी, तो प्लांट्स या एनिमल सेल, प्लांट सेल में इसका ज्यादा बड़ा काम होता है। ठीक है, हमें तो भूख लगती है तो भाई खा लेते हैं कुछ ना कुछ, एक दिन भूखे रहेंगे, 2 दिन भूखे रहेंगे, तो हमारी सेल में इतनी ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन नहीं लगती, प्लांट में लगती है। ठीक है, तो क्या बताओगे? इसे कोशिकाओं का जेब कहा जाता है, पॉकेट कहा जाता है, पॉकेट कहा जाता है, जेब कहा जाता है। पहले जेब खाली होती है, बाद में नौकरी लगने पे जेब भर जाती है। ठीक है, ऐसे पहले खाली पड़ी जगह होती है, बाद में भर जाती है रसों से। और रस का मतलब यहाँ पे ये सब कुछ है। अब बच्चों मैं आपको एक बात और बताती हूँ वैक्यूल के बारे में, जो आपको लिखनी है। मान लो कोई एक नया सेल बना है, न्यू सेल है, नया सेल है, ठीक है? नई कोशिका अभी नई बनी है बेचारी, तो नई सेल्स में वैक्यूल्स नंबर में ज्यादा होते हैं। ऐसे ये देखो, ऐसे नंबर में ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन साइज में छोटे होते हैं। तो कोई भी नई सेल में नंबर में हमेशा वैक्यूल ज्यादा होते हैं, लेकिन बेटा उनका साइज, उनका आकार हमेशा छोटा होता है। अब जैसे जैसे ये सेल बड़ी होगी, पुरानी हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, तो ये सारे छोटे छोटे वैक्यूल आपस में मिलकर एक बड़ा सा वैक्यूल बना लेंगे। तो बच्चों जब सेल क्या हो जाती है? पुरानी हो जाती है या मैच्योर हो जाती है। मैच्योर का मतलब समझते हो बेटा? वो बड़ी हो गई, मैच्योर हो गई। मैच्योर का मतलब आप लिख सकते हो बड़ी कोशिका या पुरानी कोशिका, वो पुरानी होगी बेटा। तो जो पुरानी होती है उस सेल के अंदर नंबर में कम बच जाते हैं, जबकि साइज में क्या हो जाता है? ये साइज में बड़ा हो जाता है। ऐसे एक ही बचेगा, ऐसे एक, ऐसे बचता है। आई मेरी बात समझ में? आई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो वैक्यूल का नंबर ज्यादा हमेशा नई सेल में होता है, जबकि साइज बड़ा हमेशा पुरानी सेल में होता है। और हमारे और प्लांट सेल में एक डिफरेंस होता है, हमारी सेल के अंदर वैक्यूल होता है लेकिन छोटा होता है, जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि वो न्यूक्लियस को खिसका के किनारे पे भेज देता है कि न्यूक्लियस तुम हटो, मैं रहूंगा इसके अंदर। आई बात समझ में? जी हाँ मैम। तो ये होता है बच्चा वैक्यूल के बारे में, इतना याद रखना। मैंने कहा छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं। चल अब नेक्स्ट लिखो, अगला कंपोनेंट। क्वेश्चन कैसे आएंगे? सेल के अंदर जो खाली जगह पड़ी है उसको क्या कहते हैं? रसों से भरी हुई धानी को क्या कहते हैं? अच्छा एक बात और लिख लो, इसके अंदर क्या लिखना है कि ये जो वैक्यूल होता है ना बेटा, ऐसे मान लो ये वैक्यूल है, इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, इसके बाहर एक ही झिल्ली होता है। और पता है वैक्यूल की झिल्ली का नाम रखा गया है, और वैक्यूल की झिल्ली को कहा जाता है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है? अगर आपसे कोई पूछे तो कहना जो सेल के अंदर खाली जगह पड़ी हुई होती है, जिसको हम प्यार से वैक्यूल कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं या रिक्त स्थान कहते हैं, वो क्या होता है? वो होता है बेटा टोनोप्लास्ट। उसकी मेम्ब्रेन होती है। ये जो झिल्ली है ना इसकी वैक्यूल की, ऐसे झिल्ली है, इस झिल्ली का नाम रखा गया बेटा क्या? टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट इज मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। जो रिक्त स्थान या रसधानी होता है, जो वैक्यूल होता है, उसके बाहर की जो झिल्ली होती है, उसके बाहर की मेम्ब्रेन होती है, उसको टोनोप्लास्ट नाम दिया जाता है। बोलो यस और नो? आगे बात समझ में? हाँ जी मैम आगे। आगे तो अगला लिखो, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं। अगला लिख लो सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम्स हिंदी में बोलते हैं सेंट्रोसोम या तारक केंद्र। सेंट्रोसोम या इसी को बोलते हैं तारक केंद्र, तारक केंद्र, तारक बिंदु। ठीक है, देखो बच्चों एक मैंने गुणसूत्र में करवाया था आपको, वो सेंट्रोमियर था। बच्चा कंफ्यूज होता है, सेंट्रोमियर सेंट्रोसोम एक ही बात मान लेता है। नहीं, गुणसूत्र की दोनों भुजाएं जिस पॉइंट पे मिलती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? उसे सेंट्रोमियर कहते हैं, उसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। जबकि बच्चा सेंट्रोसोम अलग स्ट्रक्चर होती है, ये हमारी सेल्स के अंदर होती है। इट इज अ सेलुलर स्ट्रक्चर, इट इज अ सेलुलर स्ट्रक्चर। आप लिखो ये कोशिकीय संरचना होती है, सेल के अंदर होती है बेटा। ये एक कोशिकीय संरचना होती है बेटा, सेल के अंदर होती है। अब जो मैं अगला पॉइंट लिखने वाली हूं इसको स्टार्ट करके लिख लेना। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होते हैं, प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। मैम फिर एक डिफरेंस मिल गया हमें आज कि पादप कोशिकाओं में तारक केंद्र नहीं पाए जाते हैं, जबकि बच्चों कोई भी एनिमल सेल है, कोई जंतु कोशिका है, जैसे हम लोगों की सेल्स होगी, ह्यूमन सेल्स होती है, उसके अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है, उसके अंदर हमेशा प्रेजेंट होता है। तो एग्जामिनर पूछता है कि सेंट्रोसोम कौन से टाइप की सेल में होता है, कौन से में नहीं होता है। तो आपको क्या करना है? आपको करना है बेटा सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? तो लिखो इट इज हेल्पफुल इन सेल डिवीजन। इट इज हेल्पफुल इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन पढ़ाएंगे ना आपको, बिल्कुल पढ़ाएंगे। इट इज हेल्पफुल इन सेल डिवीजन। ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। अब कोशिका विभाजन क्या होता है? जब एक सेल अपने आप को डिवाइड करती है और डिवाइड करके नई सेल बनाती है, तो उस प्रोसेस को सेल डिवीजन कहते हैं या कोशिका विभाजन कहते हैं। यह कोशिका विभाजन में सहायक है। तो सेल के अंदर ऐसा सेलुलर स्ट्रक्चर जो किसमें काम आता है? जो सेल डिवीजन में, कोशिका विभाजन के समय काम आता है, उसे सेंट्रोसोम कहते हैं, उसे तारक केंद्र कहते हैं। मैम दिखाइए, मैं आपको तारक केंद्र दिखाना चाहती हूं, तो जरा देखिए ऐसा होता है सेंट्रोसोम। दिख रहा है? हाँ जी, ये हमारी सेल है, ये एक एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल नहीं हो सकती बेटा। प्लांट सेल में तो सेंट्रोसोम होते ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? आगे होगी। ये रहे सेंट्रोसोम, ऐसे ये दिख रहा है। इस पूरी स्ट्रक्चर को एक साथ मिला के सेंट्रोसोम कहते हैं। आगे बात समझ? हाँ जी मैम, क्या मेरी बात समझ में आई? तारक काय, तारक केंद्र हिंदी में इसी के नाम है बेटा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, एक सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल से बनता है। ये स्ट्रक्चर इन दोनों को एक साथ मिलाकर सेंट्रियोल कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। तो एक सेंट्रोसोम बनाने के लिए कितने सेंट्रियोल चाहिए? दो चाहिए बेटा।
दो चाहिए। तो हम इस चीज को लिख लेते हैं। जी हाँ मैम, हाँ बेटा, इसी का नाम होता है सेंट्रोसोम को हिंदी में एक नाम और तारक काय कहते हैं। तारक काय भी इसी का नाम होता है। ठीक है, कोई बच्चा हिंदी में बोल रहा है तारक काय क्या होता है, इसी को कहते हैं। सुनो बच्चों, ये जो होता है ना सेंट्रोसोम, देखो इट इज मेड अप ऑफ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ टू सेंट्रियोल्स। टू सेंट्रियोल्स, ये दो सेंट्रियोल के मिलने से बनता है। देखो हिंदी में कभी कभी सेंट्रियोल को तारक केंद्र बोल देते हैं, सही है। दो तारक केंद्र के मिलने से एक तारक काय बन जाता है। हाँ, लेकिन एग्जाम में इतना हिंदी नहीं जानता बेटा, वो सेंट्रियोल को हिंदी में सेंट्रियोल लिख देता है, सेंट्रोसोम को हिंदी में सेंट्रोसोम कह देता है। तो आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए क्या, यह दो सेंट्रियोल के मिलने से बनता है। दो सेंट्रियोल के मिलने से बनता है, मिलने से बनता है। दो सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलकर एक सेंट्रोसोम बनाते हैं, एक सेंट्रोसोम बनाते हैं। हाँ जी मैम, चलो अब इस पे वापस आओ, इस फोटो को फिर से देखो, क्योंकि मैं यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो एग्जाम में आता है बेटा। क्या क्वेश्चन आता है वो सुनो, वो क्या क्वेश्चन आता है वो सुनो, क्वेश्चन क्या आता है वो सुनो। दिख रहा है आपको? हाँ जी मैम दिख रहा है, ये सेंट्रियोल है। अब सेंट्रियोल कैसे बनते हैं वो सुनो। ऐसे तीन तीन लंबी लंबी बेलनाकार नलियों के जुड़ने से, देखो एक दो तीन, एक दो तीन, ट्रिपलेट है, तीन तीन के तीन 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 तीन, ये जो तीन बेटा ऐसे बेलनाकार नली, इनको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल, तो सेंट्रियोल के अंदर तीन माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ती हैं एक साथ। अब अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल का मतलब क्या होता है? एक होता है ट्यूब, ट्यूब का मतलब नली, नली का बहुत छोटा कर दो उसे ट्यूब्यूल कहते हैं। हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं। तो सेंट्रियोल के अंदर तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स पाए जाते हैं। एग्जामिनर पूछता है कितने ट्रिपलेट होते हैं? नो मैम गिनाओ, इस फोटो में गिनाती हूं आपको। देखो पहला ट्रिपलेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये देखो 9 ट्रिपलेट्स हैं। तो तीन तीन माइक्रो बॉडीज का ट्रिपलेट का मतलब होता है 3, ठीक है, जुड़कर 9 ट्रिपलेट बनते हैं। किसके? इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आराम से इसलिए पढ़ा रही हूं। सुनो सेंट्रियोल कैसे बनते हैं, सेंट्रियोल कैसे बनते हैं, तो ऐसा छोटा सा डायग्राम बना लेना कि पहली माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरी माइक्रोट्यूब्यूल, तीसरी माइक्रोट्यूब्यूल, बना लिया? हाँ जी मैम। तो इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। इंग्लिश में बोलेंगे ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। और हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? तीन सूक्ष्म नलिकाओं का ट्रिपलेट, तीन सूक्ष्म नलिकाओं का ट्रिपलेट पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है बेटा? सेंट्रियोल में। और ऐसे कितने ट्रिपलेट होते हैं? तो बेटा ऐसे 9 ट्रिपलेट होते हैं। 9 ट्रिपलेट मिलकर एक सेंट्रियोल बनाते हैं। तो आप इतने समझदार तो होंगे, जब दो सेंट्रियोल मिलकर एक सेंट्रोसोम बना रहे हैं तो टोटल अगर आपसे पूछ ले एक सेंट्रोसोम में टोटल कितने ट्रिपलेट पाए जाते हैं, तो 18 हो जाएगा बेटा आपका आंसर। नहीं समझ में आया? हाँ नहीं समझ में आया? आगे आओ, चलो एक बार फिर समझा देते हैं, इतनी कोई लंबी वो नहीं है। देखो दो सेंट्रियोल जुड़े, आओ यहाँ पर आपको मैं इस फोटो से समझाती हूँ। दो सेंट्रियोल जुड़े तो इस पूरी स्ट्रक्चर को सेंट्रोसोम बोला, तारक काय बोला। दो तारक केंद्रों के जुड़ने से एक सेंट्रोसोम, एक तारक काय बनता है, ठीक है। अब एक सेंट्रियोल के अंदर क्या होता है? तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स के, माइक्रोट्यूब का मतलब नली, बेलनाकार नली होती है, और उसके क्या, उसके तीन तीन ट्रिपलेट होते हैं। और ऐसे कितने ट्रिपलेट होते हैं? तो बेटा 9 ट्रिपलेट है। तो इसका मतलब मैम जब एक सेंट्रियोल में 9 है तो 9 इसमें, 9 इसमें, टोटल 18 माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्रिपलेट से एक सेंट्रोसोम बना है। बस इतनी बात याद रखना। हाँ 9 यहाँ हो गए बेटा, 27 नहीं, कहाँ क्या कंफ्यूज क्यों हो गए बेटा? 27 तो उसकी संख्या हो जाएगी। मैं ट्रिपलेट की बात बोल रही हूँ, नंबर की बात नहीं कर रही हूँ बेटा। अरे ट्रिपलेट की बात कर रही हूँ भाई, ट्रिपलेट का मतलब 3, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए, 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब नंबर तो 3 गुना हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, होगी बात समझ में? हाँ जी मैम। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि सेंट्रियोल कौन से टाइप की सेल में होता है, कौन सी में नहीं होता है, तो आप खुद सोचिए सेंट्रियोल किसमें पाया जाता है? सेंट्रोसोल में, सेंट्रोसोम में। तो जब प्लांट सेल में सेंट्रोसोम ही नहीं है तो सेंट्रियोल होगा क्या? नो मैम। तो सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है बेटा, लिख देना ये अपनी लैंग्वेज में। पादप कोशिकाओं में ना ही तो सेंट्रियोल पाया जाता है, ना ही सेंट्रोसोम पाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है? सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम जैसी स्ट्रक्चर एनिमल सेल्स में देखने को मिलती है, ह्यूमन सेल्स में देखने को मिलती है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। एक बात और याद रख लो, ये जो सेंट्रियोल होता है ना बच्चा, इस सेंट्रियोल के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन को कहते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो लिख दो ट्यूबुलिन प्रोटीन इज फाउंड इन सेंट्रियोल। ये पूछा हुआ प्रश्न है एमबीए एग्जाम का, इसलिए करवा रही हूं। इज फाउंड इन सेंट्रियोल। और हिंदी में क्या लिखोगे? सेंट्रियोल में ट्यूबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ट्यूबुलिन प्रोटीन कहां पाया जाता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन सेंट्रियोल में पाया जाता है, सेंट्रियोल में पाया जाता है, सेंट्रियोल में पाया जाता है। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है सेंट्रोसोम से? तो आज की क्लास में हमने प्लांट और एनिमल सेल में 3 डिफरेंस पढ़े। कि कौन सी लैंग्वेज लिख रहे हो भाई, आप मुझे इतनी समझ में आएगी, ठीक है। अब कौन सी लैंग्वेज लिख रहे हो, इतना लैंग्वेज समझ में नहीं आता बेटा, कोशिश क्लास में ना आगे समझ में। किसी को डाउट है अभी पूछना, बाद में पूछना। प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, प्लास्टिड पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। अभी मैंने पढ़ाया प्लांट सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल नाम की स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है, हमारे सेल में पाई जाती है। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, हमारे में नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल का न्यूक्लियस किनारों पे खिसक जाता है, हमारा न्यूक्लियस सेल के एकदम बीचों बीच होता है, सेंटर में होता है। ये सारे डिफरेंस में प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ा चुके हैं, प्लांट और एनिमल। तो मुझे अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, आप खुद लिख सकते हो बेटा, आप खुद लिख सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट कंपोनेंट करते हैं। अगला कंपोनेंट बचा हमारी सेल का सिर्फ 2 बचे, एक है गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज हिंदी में बोलते हैं गोल्गी काय, गोल्जी काय। इसी गोल्जी काय का एक नाम नहीं, 2 नाम और होते हैं। इसे गोल्गी बॉडीज बोलो, इसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलो। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। और इसी को बोलो गोल्गी अपार्टस, अपार्टस। ये सारे नाम इसी के हैं बेटा, सारे नाम इसी के। इसी को बोलो आप गोल्गी बॉडीज, इसी को बोलो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसी को बोलो गोल्गी अपार्टस। मैम दिखाइए, चलो आपको दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे होते हैं ये गोल्गी बॉडीज। ये वाला फोटो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ देखो बेटा, गोल्गी अपार्टस। अब मेरी स्पेलिंग में कर दिया हुआ AARTUS होता है। चलो बाद में कर लेंगे। सुनो, इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? गोल्गी अपार्टस बोलते हैं। और मैं इतनी सी स्ट्रक्चर, ये जो एक स्ट्रक्चर ना, इसको मैं गोल्गी बॉडी कह सकती हूं, इसे मैं गोल्गी बॉडी कह सकती हूं। और आप देख सकते हो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स है बेटा, कॉम्प्लेक्स है, इसको कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। कर ली बात याद? हाँ जी मैम कर ली। चल अब हम पढ़ेंगे क्या होते हैं ये गोल्गी बॉडीज, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये गोल्गी बॉडीज होती क्या है? यहाँ पे ए हो रहा है स्पेलिंग में ना, ये कर देना। देखो सबसे पहले गोल्गी बॉडीज की खोज किसने की थी? कैमेलियो गोल्जी ने। इसकी खोज की थी कैमेलियो गोल्जी ने, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है अपने नाम पे। गोल्जी उनका सरनेम होगा तो अपने नाम पे गोल्गी अपार्टस, गोल्गी बॉडी है ना, कुछ भी बोल दिया। ठीक है, आ जाइए। ये गोल्गी बॉडीज प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलते हैं। आप लिख सकते हो ऐसी स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, जबकि बच्चों यूकैरियोटिक सेल में हमेशा प्रेजेंट होते हैं, हमेशा पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलते हैं। इसका मतलब मैम ये स्ट्रक्चर प्लांट सेल में होगी, एनिमल सेल में होगी, कवक की कोशिका में होगी, सेल की कोशिका में होगी, लेकिन बैक्टीरिया के सेल में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बैक्टीरिया के सेल में? क्योंकि बेटा बैक्टीरिया की सेल प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल होती है। लिख लिया? हाँ जी। चल अब बात करते हैं ये गोल्गी बॉडीज क्या करते हैं, क्या करते हैं। अब जानते हैं इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है। हाँ, ये ट्रैफिक पुलिस के नाम से बहुत फेमस है बेटा। अब ये बताओ ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है? आप लोग बताओ। ट्रैफिक पुलिस का काम होता है कहीं पर भी ट्रैफिक लग जाता है, जाम लग जाता है, उसको क्लियर करना और रिश्वत खाना, है ना, रिश्वत खाते रहते ट्रैफिक पुलिस वालों को क्या करते हैं। अब सुनो, जैसे ट्रैफिक लगता है तो ट्रैफिक पुलिस आती है, ठीक ऐसे ही ये हमारी सेल है। और हमारी सेल में मैंने कहा था राइबोसोम्स ऐसे पड़े होते हैं। कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं, कुछ राइबोसोम ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं ऐसे। और मैंने कहा था जहां जहां राइबोसोम होता है उसका काम हमेशा प्रोटीन बनाना है। तो बच्चों जहां जहां राइबोसोम है वहां प्रोटीन बन रहा है। हाँ जी मैम, देखो कुछ प्रोटीन यहां बन रहा होगा, कुछ यहां बन रहा होगा, कुछ यहां बन रहा होगा, कुछ यहां बन रहा होगा। मैम ऐसे सेल के अंदर बहुत सारा प्रोटीन अलग अलग जगह बिखरा पड़ा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता सेल के अंदर ट्रैफिक लग गया है प्रोटीन का?
तो इस ट्रैफिक को खत्म करना चाहिए। हाँ जी मैम, तो क्या होता है, गोल्गी बॉडीज क्या करते हैं, ये जो प्रोटीन बिखरा पड़ा होता है सेल्स के अंदर, इस सारी प्रोटीन को एक साथ लाते हैं, उस प्रोटीन की पैकिंग कर देता है, प्रोटीन को बांध देता है और उस प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जहां भी प्रोटीन की जरूरत है उठा के वहां पे छोड़ के आ जाएगा, इसीलिए हम इसे कहते हैं बांधने वाला, पैकिंग करने वाला। तो लिखो, इट इज हेल्पफुल इन पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन हिंदी में लिखो, यह प्रोटीन की पैकिंग करने में सहायक होता है, प्रोटीन की पैकिंग करने में सहायक होता है, उसको पैकेज एक जगह पैक कर देता है, पैकिंग करने में सहायक होता है। और ना सिर्फ प्रोटीन को पैक करता है बेटा, पता है क्या करता है, ये प्रोटीन को जहां पे जरूरत होती है वहां पे पहुंचाने में हेल्प करता है। तो इसका काम एक ट्रांसपोर्टेशन का भी होता है बेटा, एक काम होता है इसका ट्रांसपोर्टेशन का, संवहन का काम भी करता है सेल के अंदर, और एक काम होता है इसका काम सिक्रेशन का होता है। सिक्रेशन का मतलब होता है श्रावण होना, सिक्रेशन का मतलब होता है श्रावण होना, किसी ना किसी चीज को सिक्रीट करने का काम करता है। जैसे बच्चों मैं आपको बताऊं, पेनक्रियाज एक ग्रंथि है ना, तो पेनक्रियाज ग्रंथि का काम क्या होता है, हार्मोन बनाना, तो हार्मोन सिक्रीट करना, तो पेनक्रियाज के अंदर गोल्गी बॉडीज ज्यादा होते हैं। तो एग्जामिनर कैसे पूछता है, आपको तो बस उससे मतलब होना चाहिए, एग्जामिनर पूछता है सेल के उस हिस्से का नाम बताओ जो पैकिंग करने का काम करता है, जो प्रोटीन की पैकिंग, प्रोटीन को बांध देता है, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और जो किसी ना किसी चीज को सिक्रेशन में हेल्प करता है। तो वो गोल्गी बॉडीज, गोल्गी अपार्टस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, उसे गोल्जी काय कहते हैं। हिंदी में एक नाम, हिंदी में एक नाम होता है बेटा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? जी हाँ मैम। अब मैं आपको एक काम और बताती हूँ, इसका काम फोटो दिखा के बताती हूँ, और ये काम आपको नोट डाल के लिखना है बेटा, क्योंकि ये वाला जो है ना एग्जामिनर बहुत बार पूछता है। देखो बच्चों, ये होते हैं आपके गोल्ड, कहां चली गई यार स्लाइड, फोटो वाली स्लाइड, हाँ ये देखो गोल्गी बॉडीज, ये गोल्गी बॉडीज के किनारे हैं, देखना लाल कलर जहां चल रहा है, ये गोल्गी बॉडी का किनारा है, ये किनारा फूल के मोटा हो जाता है, और मोटा होने के बाद नीचे टूट के गिर जाता है, और यहीं से हमें मिलते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो बैग जैसे स्ट्रक्चर है वो यहीं से मिलता है। क्या मेरी बात समझ में आई? गोल्गी बॉडीज के किनारे फूल जाते हैं और फूल के टूट के नीचे गिर जाते हैं, और जब नीचे टूट के गिरते हैं तो हमें वहां से हमारी सेल्स को लाइसोसोम्स मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर एग्जामिनर पूछ ले लाइसोसोम किसके टूटने से मिलते हैं हमें, तो गोल्गी बॉडीज के किनारे टूट जाते हैं तो हमें लाइसोसोम्स मिलते हैं। तो लिख दीजिए, लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ गोल्गी बॉडीज। लिखो लाइसोसोम्स, इसको नोट डाल के लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ गोल्गी बॉडीज, बाय ब्रेकडाउन ऑफ गोल्गी बॉडीज। गोल्जी काय के किनारे टूटने या गोल्जी काय के टूटने से लाइसोसोम बनते हैं। लिख दीजिए, गोल्जी काय के टूटने से लाइसोसोम्स बनते हैं, लाइसोसोम्स बनते हैं, लाइसोसोम्स बनते हैं बेटा। ऐसे आगे बात समझ में? हाँ जी मैम, आगे होगी। ये बच्चा बहुत बार एग्जाम में आता है, लाइसोसोम कैसे बनते हैं आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो गोल्गी बॉडीज होते हैं ना, इसके दो हिस्से होते हैं, इसके हिस्सों को बोलते हैं फेसेस। दो चेहरे हैं इसके, आप ये मान लो गोल्गी बॉडीज के दो चेहरे हैं, इसके दो फेसेस हैं। यहाँ पे फेसेस को हिंदी में हिस्सा बोलोगे बेटा, पार्ट बोलोगे, ठीक है। दो हिस्से होते हैं, पहले वाले को बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, और दूसरे को बोलते हैं मैच्योरेशन फेस, फॉर्मिंग सबका मतलब क्या होता है, बनना। हिंदी में कोई नाम नहीं, जबरदस्ती बनाने का नाम नहीं करना पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं। जब गोल्जी काय नया बनता है ना, तो उसकी ये वाली फेस पहले बनती है। गोल्जी काय जब बनता है तो सबसे पहले उसका जो फेस बनता है वो फॉर्मिंग फेस बनता है, ये सबसे पहले बनता है, फर्स्टली फॉर्म्ड होता है। ये समझ लो, फर्स्टली फॉर्म का मतलब जब सेल के अंदर गोल्जी काय बनेगा तो उसका पहला फेस कौन सा बनेगा बेटा, फॉर्मिंग फेस बनेगा, ये वाला। और बाद में कौन सा बनता है, मैच्योरेशन फेस, ये बाद में बनता है बेटा, ये बाद में बनता है या लास्टली बनता है। अरे नाम से क्लियर है बेटा, मैच्योर होना, मैच्योर कब होता है, बाद में होता है। फॉर्म होना, बनना, तो ये वाला पहले बनता है, ये वाला बाद में बनता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है फॉर्मिंग फेस और मैच्योरेशन फेस जो होती है वो किसके हिस्से हैं, ये गोल्गी बॉडीज के हिस्से हैं बेटा। मैं फोटो में दिखाऊंगी, बस एक शब्द याद कर लो। फॉर्मिंग फेस को नाम दिया जाता है सिस फेस, इसको हिंदी में भी सिस बोलेंगे, इसको सिस पार्ट या सिस हिस्सा नाम देते हैं। और जो मैच्योरेशन वाला होता है उसको ट्रांस फेस या ट्रांस पार्ट नाम दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है सेल का कौन सा हिस्सा है, कोशिका का कौन सा कोशिकांग है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें सिस और ट्रांस पार्ट मिलते हैं, जिसमें सिस और ट्रांस फेज मिलती है, सिस और ट्रांस फेज मिलते हैं। मैं दिखाऊं, चलो दिखाते हैं आपको, गोल्गी बॉडीज दिखाते हैं, कहां गया ये रहा। इसमें देखो बेटा, देखो क्या दे रखा है, न्यूली फॉर्मिंग, ये नया वाला बना है, और जो नया बनता है उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, है ना। ऐसे कहीं पे दिखा रखा होगा आपको, नहीं दिखा रखा। दूसरा मैच्योरेशन वाला दिखा रखा, लेकिन देखो किस नाम से जरूर दिखा रखा है, सिस फेस हो गया, ट्रांस फेस हो गया, ये दिखा रखा है ना। तो सिस और ट्रांस फेस किसके हिस्से होते हैं, गोल्गी बॉडीज में होते हैं, गोल्गी बॉडीज में होते हैं, बस ठीक है। इतना आपको याद करना है। और इसी के साथ एक पॉइंट और लिख दो बच्चों, मैंने बोला गोल्गी बॉडीज जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। अब मुझे बताओ प्लांट्स में कौन से प्रकार की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक होती है, प्लांट में यूकैरियोटिक होती है। जल्दी से मुझे आंसर करके बताओ, जल्दी से मुझे आंसर करके बताओ, प्लांट में कौन सी सेल होती है, प्लांट में कौन सी सेल होती है, ये फटाक से बताओ। गोल्गी बॉडीज बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, मैंने शर्मा, ठीक है। गोल्गी बॉडीज बनते हैं बेटा, तो इसके से गोल्गी बॉडीज कैसे बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं, स्पेशली ऐसे बनता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, ठीक है। चलो, प्लांट सेल में भी गोल्गी बॉडीज होते हैं, क्योंकि प्लांट में भी यूकैरियोटिक सेल होती है। पादप कोशिकाओं में लिख लेना, गोल्गी बॉडीज आर प्रेजेंट, गोल्गी बॉडीज आर प्रेजेंट, पादप कोशिकाओं में गोल्जी काय पाई जाती है, क्योंकि प्लांट में तो कौन सी सेल होती है, प्लांट में भी तो हमारी तरह यूकैरियोटिक सेल होती है, तो उसमें भी पाया जाता है। बस प्लांट सेल में गोल्गी बॉडीज को दो अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी को या तो कहा जाता है लिपोकोंड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ना, वैसे इसे कहा जाता है लिपोकोंड्रिया, या बेटा इसका एक और नाम होता है डिक्टियोसोम। या तो प्लांट सेल में इसको किस नाम से जाना जाता है, या तो जाना जाता है लिपोकोंड्रिया के नाम से, या इसे डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। मैम हमारे बॉडी में किस नाम से, हमारे बॉडी में गोल्गी बॉडीज के नाम से जाता है, बस ये याद कर लेना। हमको कह रहे हैं प्लांट सेल में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, बेटा सुधर जाओ इनको, तुम इतना पढ़ाने के बाद भी तुम ये हालत करना, कटवा रहे हो तुम, ना। प्लांट सेल में गोल्गी बॉडीज होते हैं, बस गोल्गी बॉडीज का नाम बदल जाता है, क्या या तो इसे लिपोकोंड्रिया बोलते हैं या डिक्टियोसोम बोलते हैं। तो बस यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। एग्जामिनर क्या पूछता है, प्लांट सेल में गोल्गी बॉडीज के दूसरे नाम क्या होते हैं, तो आपको बताना है प्लांट सेल में इसको या तो लिपोकोंड्रिया बोलेंगे या डिक्टियोसोम बोलेंगे, बस इतनी बात आपको याद करनी है। खत्म खत्म। विकास किसकी बात कर रहे हैं बेटा, किस बैच की बात कर रहे हैं, आगे बस समझ में। हाँ जी, तो इसी के साथ हमारे सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स। अच्छा माइक्रो बॉडीज करवा दिया क्या मैंने, नहीं मुझे लगा माइक्रो बॉडीज नहीं करवाया। एक छोटा सा एक लास्ट आपका सेल ऑर्गेनेल बच गया है, माइक्रो बॉडीज, उसे भी पढ़ के खत्म कर देते हैं, अभी तो है अपने पास टाइम। माइक्रो बॉडीज हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मकाय, सूक्ष्मकाय, इसी का दूसरा नाम होता है माइक्रो ट्यूब्स, माइक्रो ट्यूब्स। हमारी सेल्स के अंदर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, छोटी छोटी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिनको माइक्रो बॉडीज या माइक्रो ट्यूब्यूल्स कहते हैं, सूक्ष्म नलिकाएं कहते हैं। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, ट्यूब्यूल्स का मतलब होता है बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स, बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स। माइक्रो ट्यूब्यूल्स क्या होती है, तो बेटा आपको बताना है कि जब हमारे बॉडी, हमारे सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टूटता है या टूटता है गोल्जी बॉडी, तो हमें छोटी छोटी स्ट्रक्चर मिलती है सेल के अंदर, उनको माइक्रो बॉडीज या माइक्रो ट्यूब्यूल कहते हैं। तो लिखो, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ, बस ये पॉइंट याद रखना है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER लिखा मैंने, एंड गोल्गी बॉडीज। बेटा जब हमारी सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी काइट टूटते हैं ना तो हमें छोटी छोटी स्ट्रक्चर ट्यूब जैसी मिलती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी थी और कुछ ऐसा ही गोल्गी बॉडी था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी बनता है ना, तो जब ये टूटती है ना तो ऐसे ऐसे पतली पतली नलियां मिल जाती हैं, ऐसे छोटी छोटी, उन्हीं को आप माइक्रोबॉडीज या माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये माइक्रोबॉडीज या माइक्रोट्यूब्यूल्स तीन प्रकार की होती है बेटा, बस यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोबॉडीज होती हैं, सूक्ष्म काय होती हैं, ये तीन प्रकार की होती हैं। ये नोट्स में थोड़ा सा एरर है, वो ठीक कर लेना बेटा। अगर आप नोट्स से पढ़ोगे ना तो छोटा सा एरर, छोटा नहीं वैसे बहुत बड़ा एरर है। तीन प्रकार की होती है बेटा। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 पे बोलते हैं पेरोक्सिसोम्स, पेरोक्सिसोम्स हिंदी में सेम नाम है बेटा, पेरोक्सिसोम्स। नंबर 2 पे आती है, उनको बोलते हैं, आप बताओगे बेटा, ग्लाइसोसोम, ग्लाइसोसोम्स, ग्लाइसोसोम्स। और नंबर 3 पे आती है, उसको बोलते हैं स्फेरोसोम्स, स्फेरोसोम्स, स्फेरोसोम्स। यहाँ पे नोट्स में एक छोटा सा एरर, छोटा नहीं है यार काजल, बड़ा है, बड़ा एरर, वो ठीक करना है आपको, ठीक करना है नोट्स में, ठीक है। देखो क्या होता है, प्लांट और एनिमल सेल में होती है, मैं डिफरेंस बता रही हूं मैं आपको। सुनो, ये जो स्फेरोसोम होती है ना, जब बात करते हैं किसकी, हम स्फेरोसोम की बात करते हैं तो अच्छा, सबसे पहले तो आपने पहले पेरोक्सिसोम लिखा था, तो पेरोक्सिसोम की जब बात करते हैं ना तो प्लांट सेल में, प्लांट का मतलब होता है पादप कोशिका, पादप कोशिका में ये रेयर होती है बेटा। रेयर का मतलब होता है कभी कभी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। कुछ प्लांट में हो सकती है कभी कभी, रेयर का मतलब होता है कभी कभी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जबकि बच्चों एनिमल सेल में हमेशा प्रेजेंट होती है कौन? पेरोक्सिसोम। एनिमल सेल्स में लिख दो ऑलवेज प्रेजेंट, ऑलवेज प्रेजेंट, हमेशा पाई जाती है, उपस्थित होती है। तो हमारी सेल्स में और प्लांट सेल में एक डिफरेंस और बन गया, प्लांट सेल में पेरोक्सिसोम्स कभी कभी होते हैं, एनिमल सेल्स में ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं। ये जो ग्लाइसोसोम्स होती हैं, जब बात करते हैं बच्चा इनकी प्लांट सेल में, प्लांट सेल का मतलब हो गया पादप कोशिका और एनिमल सेल का मतलब हो गया जंतु कोशिका। तो प्लांट सेल में आप बताओगे बेटा ये हमेशा प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया? पाई जाती है, ग्लाइसोसोम है ना, पाई जाती है। जबकि एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है, ये नहीं पाई जाती। अब देखो स्फेरोसोम के बारे में, ये तीनों क्या है? ये तीनों माइक्रोबॉडीज हैं और कुछ नहीं। कौन बुक ले, कौन सी बुक ले, क्या बता सकते हैं बेटा, कौन सी बुक ले लो। नेक्स्ट स्फेरोसोम के बारे में फिर लिखो। स्फेरोसोम की जब बात करते हैं पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, प्लांट सेल में होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, जबकि बच्चा एनिमल सेल में ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है। एनिमल सेल का मतलब हो गया जंतु कोशिका में ये एब्सेंट होती है। बस ये नोट्स में ना गड़बड़ी है, पता नहीं इसमें गड़बड़ी है, इसमें गड़बड़ी है, एक गड़बड़ी है बेटा, ठीक है, एक गड़बड़ी है यहाँ पे नोट्स में, वो सही कर लेना बेटा, बस ये गड़बड़ी सही कर लेना। आप लिख सकते हो, आप पेरोक्सिसोम की खोज किसने की थी? रोडीन नाम के साइंटिस्ट ने, RHODIN, रोडीन नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ग्लाइसोसोम की खोज की थी बीव्स नाम के साइंटिस्ट ने, बीव्स या बीवेस आप जैसे भी बोलना चाहो। स्फेरोसोम की खोज की थी पर्नर नाम के साइंटिस्ट ने, पर्नर नाम के वैज्ञानिक ने। तीनों के साइंटिस्ट के नाम याद करने पड़ेंगे। अब इनके काम याद करने पड़ेंगे बेटा। पेरोक्सिसोम क्या करता है? सबसे पहले ये देखो, पेरोक्सिसोम काम करता है प्रोटीन को तोड़ने का, प्रोटीन ब्रेक डाउन करता है। अब बेटा प्रोटीन जब टूटेगा तो क्या मिलता है? आप जानते हैं प्रोटीन जब टूटता है तो हमें अमीनो एसिड मिलते हैं, अमीनो अम्ल मिलते हैं। तो इसका काम होता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलना। ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को तोड़ देता है, किसके अंदर तोड़ देता है? तो आप बताओगे बेटा, मैम आप आज कहीं पर गए थे क्या? अंकुर कुमार में कहीं नहीं गई हूं, ठीक है, घर पे हो बेटा, क्लास ले रही हो आप। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है पेरोक्सिसोम। ग्लाइसोसोम क्या करता है? ये करता है बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा का सिंबल बनाओ, इसका काम होता है बीटा ऑक्सीडेशन करना, बीटा ऑक्सीकरण करना, बीटा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण करना, ठीक है। अब क्या करता है बीटा ऑक्सीडेशन में? वो सुनो, ये काम करता है फैट को शुगर में तोड़ने का काम। फैट होती है ना प्लांट के अंदर, उसको कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को आम भाषा में हम शुगर कहते हैं, तो वसा को शर्करा में बदलने का काम होता है इसका। फैट यानी वसा, वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, शर्करा में बदल देता है। बच्चों जब कभी भी फैट कार्बोहाइड्रेट में बदलता है ना बेटा, उसी को कहा जाता है बीटा ऑक्सीडेशन, उसे बीटा ऑक्सीकरण का नाम दिया जाता है, ठीक है। और स्फेरोसोम का काम होता है इंटरसेल्युलर डाइजेशन, इंटरसेल्युलर डाइजेशन। बच्चों आप लोग मुझे बता सकते हो ये इंटरसेल्युलर डाइजेशन मैंने पढ़ाया था, किसका काम होता है? अंतर कोशिकीय पाचन किसने करवाया था? इसके अलावा, इसके अलावा आपको याद है मैंने कहा था लाइसोसोम जो होता है वो एक बैग जैसी स्ट्रक्चर होता है, उसका काम क्या होता है? इंटरसेल्युलर डाइजेशन करना। तो प्लांट सेल में, जिन प्लांट सेल में लाइसोसोम्स नहीं होते हैं बेटा, उनमें वही काम करता है स्फेरोसोम, जो काम एक लाइसोसोम करता है, तो इसे प्लांट सेल का लाइसोसोम कहा जाता है। अरे एनिमल सेल में तो होती नहीं, तो हम क्यों बोलेंगे? तो इसे कहा जाता है लाइसोसोम ऑफ प्लांट सेल। पादप कोशिका का लाइसोसोम किसको कहा जाता है? स्फेरोसोम को कहा जाता है। अब मैं बड़ा कर देती हूं, आप नोट्स बना सकते हैं बेटा। हां ये क्या होता है हमारी सेल्स के अंदर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज होते हैं ना, टूटते हैं ना, तो छोटी छोटी पतली ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर मिल जाती है, उनको माइक्रोट्यूब्यूल या माइक्रोबॉडीज कहते हैं। ये माइक्रोबॉडीज तीन प्रकार की होती हैं, पेरोक्सिसोम, ग्लाइसोसोम, स्फेरोसोम। जब बात करते हैं पेरोक्सिसोम की, ये प्लांट में कभी-कभी होती है, लेकिन एनिमल सेल में ऑलवेज प्रेजेंट होती है। और हमारी सेल्स में एक योगदान देती है, ये क्या? ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देती है। तो हिंदी में लिखना, ये प्रोटीन को तोड़ के अमीनो अम्ल में बदल देती है। ग्लाइसोसोम प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, हमारी सेल्स में नहीं होता है। इसका काम होता है बीटा ऑक्सीडेशन करना। जब कभी प्लांट के पास कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, शुगर की, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो अपने फैट को ही कार्बोहाइड्रेट में बदल लेता है। और जब फैट कार्बोहाइड्रेट में बदलता है तो उसको हमेशा नाम दिया जाता है बीटा ऑक्सीकरण, बीटा ऑक्सीडेशन। और जो काम लाइसोसोम का होता है सेल के अंदर पाचन करवाना, कोई भी खराब चीज आ रही है, वेस्ट हटाना, उसको डिग्रेड कर देना, उसको तोड़ देना, वही काम प्लांट सेल में स्फेरोसोम करता है। ये प्लांट सेल में होती है, हमारी सेल में नहीं होती, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में सब ग्लूकोज में टूटता है बेटा, बस। अब साफ दिख रहा होगा, मैंने जूम कर दिया। बधाई हो बच्चों, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। बधाई हो। क्या क्या पढ़ाया मैंने? सेल की डिस्कवरी किसने की? सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, जीन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने गोल्गी बॉडीज क्या होते हैं, वैक्यूल क्या होते हैं, प्लास्टिड क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा क्या आप बताओगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और माइक्रोबॉडीज क्या होते हैं और सेंट्रोसोम क्या होता है। ये सारा हमने सेल बायोलॉजी में, सेल वाले चैप्टर में हमने खत्म कर दिया। क्वेश्चंस लगाओ जरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब हम क्या पढ़ाएंगे आपको अगली क्लास में? सेल डिवीजन। वैसे सेल डिवीजन को अलग चैप्टर मानते हैं, पता है, लेकिन मैं इसी के साथ आपको पढ़ा दूंगी। कोशिका विभाजन, एक सेल अपने आप को डिवाइड कैसे करती है, माइटोसिस, मियोसिस, ये सब आपने सुना होगा कभी ना कभी अपनी लाइफ में। और आज शाम को 7 से 8 बजे में केमिस्ट्री की क्लास होगी, आ जाना, वहां एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर को आज खत्म कर देंगे हम, ठीक है। हाँ सेल डिवीजन पढ़ा थोड़ी है, सेल डिवीजन कोशिश करेंगे, अगर आप लोग राजी हो जाओगे तो 1.5-2 घंटा लगता है, एक क्लास में पढ़ा दोगे, नहीं राजी होगे तो 2 में पढ़ा देंगे। जैसे आज बच्चे कह रहे हैं थक गया, बस छोड़ दो। अंकुश गॉड ब्लेस यू बेटा, हम सब धीरे धीरे भूल रहे हैं, धीरे धीरे भूल रहे हैं, तो प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो बस। इसलिए कहती हूं अपने हाथ से नोट्स बनाया करो। जो बच्चा अपने हैंड रिटन नोट्स बनाता है वो कभी भूल नहीं सकता, कुछ भी वो नहीं भूल सकता बच्चा। हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए कभी भूल नहीं सकता बच्चा। अब प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस मैं नहीं लिखाऊंगी। अरे भाई साहब आप खुद लिख सकते हो प्लांट और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है।
इतना अच्छे से पढ़ा दिया, आप खुद लिख सकते हो कि प्लांट की सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। 4-5 टॉपिक बता दूं। प्लांट सेल में सेल होता है, एनिमल सेल में सेल नहीं होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है और सेल के सेंटर में होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा होता है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस होता है, वो किनारों पे होता है, एनिमल सेल में न्यूक्लियस बीचों बीच होता है। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम सेंट्रियोल नहीं होता है, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम सेंट्रियोल होता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में नहीं होते हैं। प्लांट सेल में आप बताओगे गोल्गी बॉडीज को लिपोकोन्ड्रिया और डिप्यूसोम कहते हैं, एनिमल सेल में गोल्गी बॉडीज को गोल्गी बॉडीज ही कहते हैं। प्लांट सेल के बाहर सेल गोल होती है तो उसका शेप होता है, जबकि एनिमल सेल का शेप नहीं होता है। प्लांट सेल बड़ी होती है, एनिमल सेल छोटी होती है। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूं, आप खुद लिख सकते हो। ये बताओ, ये सब मुझे लिखवाने की जरूरत है क्या? नहीं है भैया, ये सब पढ़ा चुकी हूं। ये तो बच्चों वाली बात होगी, आठवीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रही हूं जैसे मैं, फिर तो ये हो जाएगा बेटा।